हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स चैप्टर है उसका फर्स्ट में मैंने बता दिया है किरण प्रकाशी का ऑब्जेक्टिव, फिर सेकंड है इसका तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स। जो ऑप्टिक्स है यानी प्रकाश की है उसे दो खंडों में बांटा गया था, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की का मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सभी बता दिया है। आज मैं तरंग प्रकाशी का बताऊंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण जो होता है प्रकाश का व्यतिकरण, तो इसमें किस राशि का किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण होता है, मतलब एक जगह आकर वह मिलता है तो वह होता है आपका इंटेंसिटी यानी तीव्रता जो उसका होता है वो एक जगह आकर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका तीव्रता का। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है इस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी है आपका एक माइक्रोस्कोप है, तो उसका विभेदन क्षमता जो होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता तभी बढ़ाया जा सकता है जब माध्यम का जो अपवर्तनांक हो वो अधिक होना चाहिए। माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप पढ़िए क्या लिखा है। देखिए वेव फ्रंट यानी होता है तरंगाग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है यानी फोकस है, यहाँ पर फोकस है। तो ये तो गलत है आपका। तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है, ये भी गलत है। फिर देखिए सी है क्या दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। फिर है कि डी नंबर ऊपर के सारे कथन सही है, यानी ये जितने भी कथन दिए गए हैं सभी आपका अपने लेवल पर सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि ऊपर के सारे कथन सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो तरंग होती है वह कैसी होती है। आप तो जानते हैं इस तरह की प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया था तरंग का प्रकाश के सिद्धांत। तो उनके अनुसार प्रकाश कैसे किरण होती है, तो उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होती है यांत्रिक होती है और जो उसका तरंगदैर्घ्य होता है वह अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ ना होकर अनुदैर्घ्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो, मतलब उन्होंने बताया था लेकिन आपका जो प्रकाश होता है वह अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें आपका। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है। देखिए 5 नंबर है प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, न्यूटन थे। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रकाश के कणों से बनता है। प्रकाश किस प्रकार के कणों से बनता है, तो वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के कणों से मिलकर प्रकाश बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होता है, तो उन्होंने बताया था कि वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, यानी विरल माध्यम की अपेक्षा संघन माध्यम में अधिक होता है। वायु क्या आपका हो गया विरल माध्यम या मतलब थोड़ा कम खाना है, और जल आपका थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है ना, संघन माध्यम वायु की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, यानी विरल माध्यम की अपेक्षा संघन माध्यम में अधिक होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का जो रंग होता है वो रंग का कारण क्या है, तो रंग का कारण है आपका आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, आवृत्ति। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए जो कि न्यूटन दिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि mc का स्क्वायर इक्वल ए। यह न्यूटन नहीं बल्कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ई इक्वल होता है mc का स्क्वायर यानी द्रव्यमान और ऊर्जा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी, तो वो हाइगेंस ने ही दी थी। प्रथम और द्वितीय दोनों को हाइगेंस ने ही दी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
फिर देखिए नेक्स्ट है आपका, किसी बिंदुवता स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। किसी बिंदुवता स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र जो होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गोलाकार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वैसे तो आपको मालूम है अपवर्तनांक का बात करें तो हीरा का सबसे ज्यादा होता है, कितना 2.42। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। और जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसका क्रांति कोण उतना ही कम होता है। तो क्रांति कोण अगर पूछे कि किसका कम होता है तो हीरा, और अपवर्तनांक ज़्यादा तो हीरा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। देखिए y1 इक्वल दिया गया है 4 sin ओमेगा टी और y2 इक्वल है 3 cos ओमेगा टी। तो इसका मान बताना है कि कितना होगा। तो इसका मान होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि 5 होगा आपका। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए 16, 4 चौका 16 और फिर 3 का 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट है, तरंग का कलांतर थीटा का पथांतर, देखिए तरंग का कलांतर का मान दिया है यहाँ पर आपका साई, और पथांतर डेल्टा एक्स से इसमें संबंध बताना है कि कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि कलांतर और पथांतर में संबंध है डेल्टा बाई 2 पाई और साई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, या जो है आपका कलांतर का चिन्ह है आपका साई। फिर देखिए आप फिर अगला प्रश्न है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई नहीं बदलेगी, यानी वह जैसी है वैसी रहेगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो लॉयड मिरर होता है वह एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइंड फ्रिज गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य बताना है कि कितना होगा। देखिए निर्वात में 6000 दिया गया है, तरंगदैर्घ्य का मान लैम्डा का मान दिया गया है। एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसका माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य बताना है कि कितना होगा। तो आप 600 गुना 1.5 करेंगे, इस तरह से करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4500 आएगा। काट कूट करके बना लीजिएगा, आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। पतले फिल्म के रंग का कारण होता है आपका व्यतिकरण। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो वह दुगुनी हो जाएगी। अगर दुगुनी कर दी जाए लैम्डा का मान तो वह दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दो काला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दो काला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कैसे होती है। इसका राइट आंसर होगा वो तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब वह उल्टा होता है, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज कैसी होती है। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज कैसी होती है। तो वह समान चौड़ाई की नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि वह समान चौड़ाई की नहीं होती है। नेक्स्ट है, स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा होता है, कितना होता है स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा। तो होता है आपका 1। फिर देखिए अगला प्रश्न है, तरंगों के दो स्रोतों काला संबंध कहे जाते हैं। यदि तरंग के दो अगर स्रोत है तो उसे हम काला संबंध बोले जाते हैं। तो उस किस सिचुएशन में बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कि तभी बोलेंगे तब जबकि वह दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे जिनमें नियत कालांतर रहता हो तो उत्पन्न करते हैं, तो भी हम उन्हें काला संबंध स्रोत बोल सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दो स्रोतों को काला संबंध तब कहा जाता है जब। फिर है कि दो स्रोतों को काला संबंध क्यों कहा जाएगा, जब वो क्या होंगे। तो उनका जो कालांतर होता है साई वो नियत होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है,
रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। रचनात्मक व्यतिकरण जो है ना, व्यतिकरण वो दो प्रकार का होता है, रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो पूछा जाए कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर कितना होना चाहिए, तो पाई होना चाहिए। कालांतर पूछ रहे हैं तो पाई होना चाहिए। नेक्स्ट है, दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है तो व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए पूछा जा रहा है कि दो तरंगें हैं जिनकी तीव्रता का अनुपात 9.1 है तो व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं या व्यतिकरण उत्पन्न करता है तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर सी होगा कि 4.1 होगा। नेक्स्ट है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। इसमें कौन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि 2n+1 और λ/2 यह नहीं होता है आपका। फिर देखिए अगला है, तरंगदैर्घ्य से लैम्ब्डा की दो एक वर्णीय प्रकाश तरंगों के मध्य संपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण हेतु पूछा जा रहा है तो होता है आपका n×λ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, n×λ होता है। नेक्स्ट है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है 2n+1 × λ/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा विनाशी व्यतिकरण के लिए। फिर देखिए, दो काला संबंध एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 दिया गया है तो एक दूसरे पर यह अध्यारोपित होती है, तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए यह लॉजिक है एक प्रकार का, जहाँ दिया अगर फर्स्ट प्रश्न में था कि 9.1 है तो उसका आंसर था 4.1, अगर 4.1 दे आपका 4:1 तो उसका हो जाएगा 9:1। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यंग के त्रिक रेखा छिद्र प्रयोग में एस्लीटों के बीच अंतराल आधा एवं स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रिंजों की चौड़ाई अगर दुगुनी स्लिट के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जा रही है तो उसका चौड़ाई हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। साबुन का बुलबुला जो होता है अगर सूर्य के प्रकाश में देखेगा तो उसमें ऐसा दिखाई देता है कि स्पेक्ट्रम के सातों रंग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका रीजन बताना है कि क्या है, तो इसका रीजन है प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाता है विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विवर्तन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, तो ये तो आपको मालूम होगा कि कार्बन के जितने भी कार्बन डेटिंग से मापा जाता है, C14 होता है ना, उसी से पता लगाया जाता है। कार्बन का संभारिक तत्व ये सब होते हैं ना, समस्थानिक, उसी से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। पूछा जा रहा है कि कांच की एक पट्टिका है, उस पर प्रकाश किरण जो है 60 के कोण पर आपतित हो रही है यानी आ रही है। यदि परावर्तित यानी जाने वाली तथा आने वाली किरणें परस्पर एक दूसरे को लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा √3 होगा। ओके, अगला प्रश्न है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन सी घटना है, तो वह है आपका ध्रुवन। ध्रुवन ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हाइगेंस तो बताया था कि अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन ध्रुवन की घटना में सिद्ध हो गया कि नहीं, प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। फिर देखिए नेक्स्ट है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन किस प्रकार का होता है, तो वह केवल एक ही दिशा की तरफ होता है। कंपन सभी दिशाओं में नहीं होता है, एक दिशा में होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम क्या है। ब्रूस्टर का नियम, तो ब्रूस्टर का नियम है आपका μ=10 होता है, μ=10 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है। चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश, तो इसका राइट आंसर होगा कि क्वार्टर क्रिस्टल और पोलेराइड, ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये दोनों देते हैं। नेक्स्ट है, व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है, तो व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है λ/d/d, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। छोटा डी नीचा रहेगा और बड़ा डी ऊपर। इसमें कितने लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है, कितने लोग आपका मार देते हैं और कितने लोग सी भी मार सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा छोटा डी जो है वो नीचा रहेगा, बड़ा डी ऊपर, यानी λ/d/d, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है,
प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो इसे तो हम बोलते हैं विवर्तन। अपवर्तन ना मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विवर्तन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फ्रेनल दूरी ZF का मान होता है, फ्रेनल दूरी को ZF से सूचित किया जाता है, तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1r² ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1r² फ्रेनल दूरी इक्वल होता है। फिर देखिए आपका लास्ट है प्रश्न, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, क्या पुष्टि करता है, जो प्रकाश की अनुप्रस्थ, जैसे कि प्रकाश हम जानते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये किस घटना से हमें मालूम पड़ता है, तो वो कौन सी घटना है, वो है आपका ध्रुवन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ध्रुवन। तो दोस्तों आपका तरंग प्रकाश का जितना भी इंपॉर्टेंट था सभी होगा, इसमें से आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, सो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।